हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, है ना। आज बाबू हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी के बारे में, और ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड सहायक आचार्य के अंतर्गत क्लास 1 to 5 और 6 to 8 तक एग्जाम हो रहा है ना। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 का एग्जाम डेट रिलीज भी हो गया। अब बच गया क्या बाबू? 9 और 10 के बारे में। तो 9 और 10 का भी कुछ दिन के बाद वैकेंसी आने वाली है, और ये एकदम मोटा वैकेंसी आएगी। लगभग 19-20 हजार पद खाली है बाबू इसमें, है ना। तो उस चीज की हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में आप लोग को एग्जाम पैटर्न बता दिए थे, सिलेबस के बारे में भी पहले डिस्कस कर लिए थे बाबू, है ना। और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से हम लोग जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, है ना। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को कुछ कुछ कराया गए थे। आज उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे बाबू, और जानेंगे कि और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और बता दे बाबू आप लोग को, अगर ये सोच रहे होंगे ना कि कोई एग्जाम नोटिस आवे या कोई तरह से मैसेज आवे उसके बाद हम प्रॉपर तैयारी करें, तो वैसा कभी नहीं होता बाबू। आप झारखंड सरकार पर देखिए, अभी झारखंड गवर्नमेंट बनने में अभी कितना, सितंबर में इलेक्शन होना है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, मतलब 2 महीना बचा हुआ है ना। जुलाई चल रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीना ही बचा है। तो ये 2-3 महीना के अंतर्गत वो जो है सो सारी वैकेंसी निकाल देगी, और आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं होगा। अभी झारखंड में आप लोग देख रहे होंगे कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हो रहे हैं कि जिसका एग्जाम तुरंत लिया जा रहा है, उसके बाद विदिन 10 डेज 20 डेज के अंदर उसका एग्जाम मतलब क्या रिजल्ट निकाल दे रहा है ना। तो ये अभी फटाफट करेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन के पहले हम अपना बेस्ट दें। अब बेस्ट देने का मतलब क्या चाहिए? भरपूर वैकेंसियां निकालें, नौकरी दें। तो कुछ कुछ अब जनता अगर लाइक करे तो लाइक करे, ऐसा उम्मीद रहता है इन लोगों को, है ना, सारे सरकार को। तो इसीलिए अभी जो है सो हम लोग के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मन लगा के पढ़ के और एग्जाम क्वालिफाई करना है। झारखंड सहायक आचार्य में भी पेपर 1 एग्जाम हो गया बाबू, पेपर 2 का आपका लैंग्वेज पेपर है, अच्छा से पढ़िए मन लगा के उसका। और उसके बाद हम लोग पेपर 3 में भी समसामयिक में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और बच गया अब टीजीटी, तो टीजीटी में भी भरपूर वैकेंसी आएंगे, 19 से 20 हजार पद खाली है इसमें, है ना। तो लग जाइए अभी से, वो आएगी। उसके बाद विदिन 10 डेज में फॉर्म फिलअप होगा, विदिन 10 डेज में एग्जाम ले लेगा आपके पास। मतलब होता है ना कि सोचते सोचते दिन निकल जाएगा, इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए। समझ में आ गया? चलिए बाबू, आज हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बात करते हैं इसके बारे में पहले से भी ऑलरेडी, आज हम लोग फिर से बात करते हैं कि और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कोशिश कीजिए बाबू कि आप लोग क्वेश्चन पॉज कीजिए और ट्रैक कीजिए कि मेरे से बन सकता है या नहीं, है ना। जैसे ये बनाते हैं गलत ही सही, लेकिन ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद तो फिर है ना। देखिए बाबू पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0, 0, 3 π/2 एंड 3 π/6, देन द ट्रायंगल इज। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो ना सो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है उसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों लोग, क्या दिया हुआ है? पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट निकालता, जनरल फॉर्म कैसे निकालता है उसका? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ एक लाइन जाता है बाबू, जिसका लेंथ जो है आर रहता है ना। लेंथ क्या है? आर। ये एंगल जो बच्चों लोग थीटा रहता है। अब ये जो एंगलवा से सटा हुआ है उसको बोलते हैं आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। और जिसके जस्ट सामने रहता बाबू ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, है ना। ये आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट ऐसा ही लिखा था बच्चों लोग, ये आपका आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा, है ना। लेंथ लिखते हैं, उसके बाद कोस थीटा लिखते हैं, फिर आपका लेंथ लिखते हैं, और फिर साइन थीटा लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे बाबू कि दोनों में लेंथ निकालता है, और जो एंगल दोनों में सेम सेम रहता है। अब उसी तरह यहाँ देखिए, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया होगा बाबू, एक ट्रायंगल है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। ये आपका जो है सो पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकालेंगे। ये अगर कोऑर्डिनेट दे रखा तो डायरेक्ट पुट करके हम लोग निकाल देते इसका डिस्टेंस, है ना। लेकिन ये सोच रहा
कोऑर्डिनेट डायरेक्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा, पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पे निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा बाबू, जैसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 0 0 है ना, 0 0 लिखा हुआ है, तो होता क्या हो, फॉर्मूला होता है r cos थीटा। अब यहां देखिएगा बाबू, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये फर्स्ट जो है सो दिखाता है डिस्टेंस को, मतलब ये r को दिखाता है, और सेकंड जो बाबू ये एंगल को दिखाता है, ये थीटा को दिखाता है ना, सेकंड जो है सो एंगल को दिखाता है। तो क्या होता है, r cos थीटा, r 0 बाबू, तो ये 0 हो जाएगा, और r sin थीटा ये 0 हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं कि ये a है कोऑर्डिनेट, है ना, कोई से भी व्हाटएवर मान लीजिए, तो a कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा 0 0 है ना, 0 0 निकल गया। अच्छा जी, फिर दूसरा का क्या है बाबू, तो दूसरा वाला है मेरा 3 π/2, 3 और π/2, π/2। हम क्या बताएं बाबू कि फर्स्ट जो है सो डिस्टेंस दिखाता है, r दिखाता है, जो सेकंड वाला एंगल दिखाता है, तो क्या होता है r cos थीटा, तो r cos π/2 है ना, और r के जगह पर यहाँ क्या दिया रखा है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 cos π/2 और फिर 3 sin π/2, sin π/2, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाता है, sin π/2 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 3 है ना। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ मान लिए b है, ये हो गया मेरा 0 और 3 है ना। और तीसरा क्या दिया है बाबू, पोलर कोऑर्डिनेट, तो 3 π/6 दिया हुआ है, 3 π/6 है ना, 3 π/6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos π/6, cos π/6, और ये हो जाएगा 3 sin π/6, sin π/6। π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 √3/2, और ये हो जाएगा sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 है ना, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये 3/2 हो गया। मतलब एक पॉइंट निकल गया मेरा, ये निकल गया 3 √3/2, और ये हो जाएगा 3/2 है ना। अब 3 पॉइंट पता चल गया बाबू, डिस्टेंस निकाल दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा ये कौन सा ट्रायंगल है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो क्या होगा √0 माइनस का 0, डिस्टेंस तो निकालने आता है आपको। यहाँ ए बी क्या हो जाएगा बाबू, देखते जाए, यहाँ ए बी कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा √x2 माइनस का x1, तो 0 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यहाँ 3 का स्क्वायर ही कर दे रहे हैं, और 0 प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 3, तो ये डिस्टेंस क्या निकल गया बाबू, तो ये डिस्टेंस मेरा निकल गया 3 है ना, इसी पेन से लिख देते हैं, ये 3 निकल गया, ये डिस्टेंस जो है सो 3 निकल गया। ए बी निकाले, बी सी निकालते हैं बाबू, BC निकालते हैं, तो वो क्या होगा √x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, तो 3, और ये इसका x2 माइनस का x1, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 0 को घटाएंगे तो यही होगा बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 27/4, तो हो जाएगा 27/4, और प्लस का y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, तो देखिए बाबू 3/2 और माइनस का 3 है ना, इसका करेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, तो 3 माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा है ना। अब इसको दोनों को जोड़िए बाबू, तो 9 और 7 16, और ये हो जाएगा 2 1 3 36/4, और 36/4 हो जाएगा, 36/4 होगा ना, 36/4 हो जाएगा। ये काटेंगे तो कितने बार में काटेगा 9 बार में, तो ये भी क्या निकल गया 3 है ना, तो ये भी डिस्टेंस मेरा क्या आ गया BC 3 आ गया, BC भी मेरा 3 आ गया, AC भी मेरा 3, AB भी मेरा 3 आ गया। अब AC बच जाता है तो AC निकालते हैं है ना, AC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा इसमें भी, AC निकालते हैं तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27/4 प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9/4, 27 और 9 36/4, तो यहाँ भी क्या निकल जाएगा बाबू 3 है ना, 36/4 यहाँ देखिए 3 निकला, तो ये भी डिस्टेंस मेरा क्या निकल गया 3।
अब किसी भी ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल रहे बाबू तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो किस नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड इक्वल रहता है बाबू। देखिए 3 सभी मारा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो सबसे पहले आपको पोलर कोऑर्डिनेट जो दिया है बाबू उसको आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद बस डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लगा दीजिए, जो आपका साइड आएगा वही आपका डिसाइड कर देगा कि कौन सा ट्रायंगल है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। बाकी वाला आसान क्वेश्चन था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है वो मीट्स करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए एंड बी में सच दैट इस प्रकार के द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल OAB जो है सो 1 2 है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि एक लाइन है वो मीट्स करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में मीट कर रहा है तो हम लोग कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। मान लिया कि लाइन ऐसे मीट कर रहा है ना। मान लिया कि लाइन ऐसे मीट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट इसका हो गया A0 और ये हो गया आपका B0 है ना, 0B है ना। एक लाइन है वो मिड्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस A एट B सच दैट इस प्रकार के सेंट्रॉइड ऑफ AB और ये जो है आपका O मान लिया बाबू, है ना। और सेंट्रॉइड ऑफ AB इसका सेंट्रॉइड जो है सो क्या है, तो इसको सेंट्रॉइड का दिया हुआ है 1 2। ये आपका रहा सेंट्रॉइड। ये क्या दे रखा है 1 और 2, है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू इसका कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, है ना। अब सेंट्रॉइड दे रखा, तो सेंट्रॉइड दे रखा बाबू तो यहां से A और B का मान निकाल लेंगे। समझिए पहले क्वेश्चन समझते जाइएगा आराम से पहले, है ना। एकदम बिना समझे वो आगे बढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है जो मीट्स करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में A एंड B में इस प्रकार की तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB जो है सो 1 2 है। तो हमको फाइंड करना है लाइन AB का इक्वेशन, है ना। तो एक बाबू AB जो है मतलब एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में A और B पे मिलता है ना। A और B में मिलता है और उसके बाद मिलता है, उसके बाद फिर उसका सेंट्रॉइड दे रखा है OAB का। तो हमसे पूछ रहा है AB का लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये नॉर्मल एक फिगर जो है ड्रॉ कर ले बाबू। अब इसमें हम लोग ताम झाम करते हैं। सेंट्रॉइड दे रखा बाबू तो सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, तो ये x1 प्लस का x2 प्लस का x3/3 ये बताए हैं बाबू। तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 0 और प्लस का a/3, है ना, a/3 फिर कैसे निकलता है, ये आपका x एक्सिस निकल गया। y एक्सिस क्या होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3। तो 0 प्लस का b प्लस का 0 और डिवाइड बाय 3। ये किसके इक्वल दे रखा बाबू सेंट्रॉइड, तो ये दे रखा है 1 2, है ना, 1 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा a/3 और ये हो जाएगा आपका b/3। ये किसके इक्वल है, तो ये है 1 2, है ना। अब यहां से देखिए बाबू a/3 जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। a/3 1 के इक्वल हो जाएगा तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, है ना। और उसी तरह बचवा लोग b/3 जो है b/3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से b का वैल्यू क्या निकल जाएगा 6, है ना। a/3 1 के इक्वल तो a का वैल्यू 3 निकल गया और b/3 2 के इक्वल तो b का वैल्यू 6 निकल गया। यहां तक कोई तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए हमको AB का लाइन मतलब लाइन जो AB है उसका इक्वेशन निकालने बोल रहा है। अब यहां बढ़िया से देखिए बाबू तो यहां एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लाइन का। कौन सा फॉर्मूला, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। वो क्या होता है बाबू इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन ऑफ AB निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ AB निकालना चाहे तो वहां स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं बाबू, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म तो होता है x/a प्लस का y/b इज इक्वल टू 1, है ना। अगर याद होगा तो पता होना चाहिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही है बाबू। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग ये फॉर्म लगा सकते हैं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a। यही लगता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x/a प्लस का y/b इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाबू a और b हमको दोनों पता है, पुट कर दीजिए बाबू यहाँ वैल्यू। x/a a के जगह पर क्या निकला 3 और प्लस का y/b b के जगह पर क्या निकला 6 इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम लेंगे बाबू, यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, तो हो जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6,
है ना। एलसीएम में तो 6 हो गया, ये हो गया 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, उसको उस साइड लेते गए तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, किस नंबर ऑप्शन में 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताओ इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बोला है बाबू कि एक आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉइंट ए और बी में मीट करता है, तो ट्रायंगल जो बन गया ओ ए बी, उसका सेंट्रॉइड दे रखा है, तो हमसे बताना है कि लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो हम किसी तरह भी मान सकते लाइन कैसे भी गया, तो बोला नहीं, खाली बोला कि ए बी पे मिलना चाहिए, तो हम ऐसे कर दिए, क्योंकि हमको इंटरसेप्ट फॉर्म पता था कि एक्स बाय ए होता प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ हमको सेंट्रॉइड दिया हुआ, तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल गया बाबू, और वहां से फिर हम वैल्यू पुट कर दिए, है ना। कोई तकलीफ एकदम बाबू इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन करने में बढ़िया तो लग रहा होगा, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही टफ पूछता है। क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाएं आप लोग को, तो अगर उससे मैच कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है। बस आपको सिर्फ ये क्या है, कैलकुलेशन आपका फास्ट करना, आपको पता तो सब क्वेश्चन रहता है, दिक्कत क्या होता है कि समय लेकर कंज्यूम, मतलब समय ज्यादा कंज्यूम कर जाता है, तो वही समय ज्यादा कंज्यूम जो करते हैं उसी को रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने से ही होगा, ऐसा नहीं कि उसको पूरा बढ़िया से रट लेंगे या कुछ कर लेंगे तो तुरंत रिमूव हो जाएगा, सो है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स इतना एंड इतना, इफ द थर्ड वर्टेक्स इज माइनस का 2 1, तो देन द फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। एक डायगोनल दे रखा है बाबू, एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक ये पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल का पॉइंट दे रखा बाबू, क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, और फिर ये क्या है माइनस का 6 5, माइनस का 6 और 5। एक थर्ड वर्टेक्स दे रखा बाबू, थर्ड वर्टेक्स क्या, माइनस का 2 1, माइनस का 2 1, है ना, माइनस का 2 1, माइनस का 2 1। तो हमसे पूछना कि इसका फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, इसको मान लो बाबू एक्स वाई, है ना, तो फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए बाबू, क्या पता होना चाहिए कि जो ये आपका होता है ना पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है बाबू वो आपस में इंटरसेक्ट करता है ना। अब आपस में इंटरसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है वो आपस में इंटरसेक्ट करता है। अब आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो एल होगा, और उसी तरह ये डायगोनल का मिड पॉइंट एल होगा। इसका मतलब बाबू ये सब दोनों का मिड पॉइंट भी एल है, ये सब दोनों का भी मिड पॉइंट एल है, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल जो निकालेंगे मिड पॉइंट बाबू आपस में इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट क्या आ रहा है, एल ही आ रहा है। समझिए फिर से बात को, आप लोग ये पता होना चाहिए बाबू कि डायगोनल जो आपका पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है बाबू वो आपस में इंटरसेक्ट करता है। जब आपस में इंटरसेक्ट करता है बाबू, तो ये लाइन है, ये डायगोनल का जब मिड पॉइंट निकालिएगा तो एल आएगा, और यह डायगोनल का मिड पॉइंट निकालिएगा तो एल आएगा। मतलब इसका मिड पॉइंट निकालिए, सब दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालिए तो, और इसका दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो देखिए बाबू इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालता है, 3 माइनस का 6, 3 माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाले बाबू, है ना। अब इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, और फिर हो जाएगा मेरा y प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बाबू आपस में इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का मतलब हो गया है कि ये डायगोनल का मिड पॉइंट भी एल है और ये डायगोनल का मिड पॉइंट भी एल है। मतलब इस दोनों पॉइंट से लेकर जो मिड पॉइंट बनता है वो निकालिए, और इस दोनों पॉइंट से लेकर जो मिड पॉइंट बनता है वो निकाले, वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वही इक्वल कर दिए। अब इक्वल कर दिए तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा माइनस का 3 बाय 2, माइनस का 3 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 बाय 2, है ना, माइनस का 3 बाय 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 बाय 2, और फिर ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 2। इक्वल कीजिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 बाय 2, है ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। उसी तरह यहाँ देखिए बाबू लोग y प्लस 1
और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 2, है ना। y का वैल्यू यहाँ क्या निकल जाएगा बाबू, नहीं माइनस का 2 नहीं, माइनस का 4 निकलेगा ना, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो मेरा जो थर्ड वर्टेक्स है बाबू वो क्या आ गया, माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 1 और 4, माइनस 1 और 4 तो किसी में नहीं है, कुछ गलती तो नहीं की है ना हम लोग। ये आपका पॉइंटवा दे रखा, डायगोनल दे रखा 3 माइनस का 4, माइनस का 6 और 5, और थर्ड वर्टेक्स है माइनस का 2 1, है ना। तो हमको फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है, यही दे रखा पॉइंट 3 माइनस का 4, माइनस का 6 5, माइनस का 2 1 xy। इसका मिड पॉइंट निकाला है तो 3 माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, 3 माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, प्लस का 1 कर दिए, यहाँ प्लस का 5 होगा ना बाबू। देखिए हल्का सा गलती यहाँ कर दिए हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5/2, है ना। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 5 में से आ जाएगा तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/2, और यहाँ 1/2 आएगा, तो फिर यहाँ यही गलती हुआ सिर्फ, ये तो सही आया माइनस का 3/2, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से तो सही है, और ये भी आपका सही है, x माइनस का 2/2 और y प्लस का 1/2। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ 1/2 आएगा ना, ये जो है माइनस 3/2 ने 1/2 आएगा, अब 1/2 आएगा तो यहाँ y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 0, है ना, y का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 0। तो पॉइंट क्या आ गया, माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। माइनस का 1 0 है ना, एक्स वाई निकालने बोल रहा है, तो क्या है मेरा x का वैल्यू माइनस का 1 और y का वैल्यू क्या निकल गया 0, तो माइनस 1 0 मेरा हो गया फोर्थ वर्टेक्स, है ना। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में बचवा लो, कोई तकलीफ नहीं होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगोनल, ये आपका पैरेललोग्राम का क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए बाबू जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी करवाया जा रहा है, और कंसेप्ट में भी है ना, होता है ना, जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना वो तो चीज तो पता चल ही गया, लेकिन साथ साथ में आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है वो भी चीज बताया जा रहा है आपको, है ना। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट दोनों का इक्वल होता है, ये चीज ध्यान में रखना है ताकि आप जब भी कभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजिली सॉल्व कर सके, है ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a figure obtained by joining the midpoint of the adjacent side of a rectangle of side 8 cm and 6 cm। अब देखिए बाबू क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है जिसका एडजेसेंट साइड दे रखा बाबू, एडजेसेंट साइड दे रखा है, इसी तरह रेक्टेंगल बनता है ना, जिसका एडजेसेंट साइड दे रखा 8 और 6, है ना। एडजेसेंट साइड 8 और 6 देखा, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, लगातार भुजा, तो ये आपका 8 दे रखा है और ये आपका 6 दे रखा है ना, संलग्न भुजा जिसको बोलते हैं, तो ये 8 है और ये 6 है ना, कोई तकलीफ नहीं ना बाबू, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि इसका मिड पॉइंट जो है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, है ना, और इसका मिड पॉइंट ये रहा, ये लाइन का मिड पॉइंट ये रहा और ये लाइन का मिड पॉइंट ये रहा, है ना। अब इसके मिड पॉइंट से जो फिगर बन रहा है बाबू, ये देखिए, ये आपका जो फिगर बन रहा है ये, है ना, इसका मिड पॉइंट से जो फिगर बन रहा है बाबू, हमको इसका पूछ रहा है कि ये कौन सा फिगर बन रहा है, मतलब ये रोम्बस है या ट्रेपेजियम है, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, सो बोला है। क्या बोला है, क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a figure obtained by joining the midpoint of the adjacent side of a rectangle 8 cm 6 cm। एक रेक्टेंगल है जिसका एडजेसेंट साइड दे रखा 8 और 6 सेंटीमीटर, और उसका मिड पॉइंट से जो बन रहा है फिगर, उसको हमको बताना है कि वो रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ना। अब देखिए बाबू, ये जब 8 है, समझिए बाबू यहां बात को, ये जब 8 है बचवा लोग, ये जब पूरा टोटल 8 है तो ये कितना होगा 4, है ना, ये सिर्फ 4 होगा, है ना, इसको यहां लिख दे रहा बाबू, ये 4 होगा। उसी तरह ये आपका टोटल 6 बाबू, तो ये कितना होगा 3, है ना। उसी तरह सभी में होगा बाबू, ये भी आपका 4 होगा, सभी में लिखने रहे, खिचड़ी परोस हो जाएगा, सभी में एज इट इज रहेगा, है ना।
ये भी आपका 4 रहेगा, ये भी आपका 3 रहेगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है ना, सभी में सेम रहेगा, सेम चीज रहेगा, 4 3 4 3। अब ये जब 4 है बाबू, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए बढ़िया से, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये इधर गया है ना। और ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो आपका रेक्टेंगल है वो सारा एंगल, रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री बाबू, 90 डिग्री होता है। मतलब ये जो है ट्रायंगल बन रहा है गुरुजी, ये ट्रायंगल बना के दिखा दे रहे, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री है बाबू लोग, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल में सारा जो ये आपका एंगल होता है बाबू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाबू। तो जब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। कैसे निकालते हैं, ये तो आपका क्या है, अब कर्ण है बाबू, तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 16 और 25, 25 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो हम निकाले यहाँ 5, उसी तरह यहाँ भी 5 ही आएगा बाबू, क्योंकि यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 5 आएगा। और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, उसी तरह ये भी 5 आएगा, उसी तरह ये भी 5 आएगा, है ना, उसी तरह ये भी 5 आएगा, और उसी तरह ये भी 5 आएगा। मतलब सारा साइड क्या निकल के आ गया, 5 5। और जब सारा साइड 5 5 निकल के आ गया बाबू, तो या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। ये सब दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि सारा साइड जो है सो स्क्वायर में ही और रोम्बस में ही इक्वल आता है ना। अब मान लेते हैं कि अगर स्क्वायर है, मान लिए कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया कैसे निकालता है स्क्वायर का, तो एरिया निकालते हैं भुजा स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25। स्क्वायर ऐसे ही निकलता है ना, स्क्वायर का जो बाबू एरिया है वो ऐसे ही निकलता है। अब 5 5 सारा साइड आ रहा है तो भुजा स्क्वायर होता है उसका एरिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ससुरा यहाँ आ जा रहा 36, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब यही सब दोनों ऑप्शनों में से एक हो सकता था बाबू, यहाँ निकाले तो 25 आना चाहिए, आ गया 36, तो ऑप्शन सी जो है हमारा 100 नहीं 200% यही सही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ही एक सही है। इसका अगर हम मान लीजिए सही है बाबू, तो ये अगर ये आपका साइड 5 5 दिया हुआ है तो उसका निकालेंगे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 25 ए स्क्वायर होता है, यहाँ 36 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब रोम्बस का ऐसा नहीं है कि आपका अपना एरिया का सूत्र लगाने लगे, बस ऐसे एलिमिनेट करना है। सब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होता है कि सब फार्मूले से और सब सॉल्व करके ही बनता, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको बस दिमाग लगाए निकाल दीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक फिगर बनाया, आंसर तुरंत दे दिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर सो आपका इसका एरिया भी निकालना संतुष्ट जो नहीं है, सो वो कैसे निकालिएगा एरिया, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। तो 8 6 48 हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 48 निकल जाएगा, है ना। अब ये माइनस कर दिए 4 गुना, अब 4 गुना क्या कर दीजिए, ये ट्रायंगल का एरिया, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3, है ना। इसी तरह निकलेगा, अभी 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 4 ट्रायंगल है, हमको इसका एरिया निकालना है, ये अंदर वाला फिगर बन रहा है उसका एरिया। तो क्या किया, सारा ये आपका रेक्टेंगल का एरिया निकालिए पूरा, तो निकल गया 8 6 48, है ना, पूरा रेक्टेंगल का एरिया। उसमें से ये जो है ट्रायंगल, ये जितना भी ट्रायंगल बनना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही एरिया बचेगा। अब इसको काटिए बाबू, तो 2 2 का 4, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 2 का 24, और 24 48 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 24, वही लिखा हुआ है ना, यहाँ 24 आ जाएगा, ऐसे भी निकलता है। लेकिन इतना निकालना कौन है, तामझाम करना, ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना। समझ में आ गया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा ऑन वाई एक्सिस। देखिए याद रखिएगा हमेशा, जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे बाबू, अब यहाँ पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा, मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को। तो अगर वाई एक्सिस में पूछे तो वाई एक्सिस का पॉइंट वो जिंदा रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा मेरा 0 बीटा और 0। अगर एक्स एक्सिस में पूछता तो एक्स एक्सिस का पॉइंट वो जिंदा रखते, बाकी सब 0 कर देते, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। और अगर जेड एक्सिस में पूछता तो जेड एक्सिस का पॉइंट वो जिंदा रखते, बाकी सबके 0 कर देते, तो ये हो जाता है 0 0 और गामा, है ना। ये याद रखिएगा बच्चों लोग, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ना, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिए बाबू, ये पॉइंट दे रखा है, तो जिस एक्सिस में पूछेगा बस वह एक्सिस के पॉइंट पर जिंदा रखना, बाकी सबको क्या कर देना 0। अब यहाँ वाई एक्सिस के पूछा है तो वाई एक्सिस में बीटा को जिंदा रखना, बाकी को सब 0 कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं इसमें,
है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर बीटा प्लस का sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। अब देखिए बाबू एक स्ट्रेट लाइन है जो एंगल मेक कर रहा है अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। इसका मतलब कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर बीटा प्लस का cos स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। वही बाबू l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, है ना। अब यहां देखिए बाबू हमसे पूछा हुआ sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर बीटा प्लस का sin स्क्वायर गामा, ये cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी, है ना। उसी तरह cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा एकदम लिख सकते हैं, और उसी तरह गामा को बाबू cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस का sin स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, है ना, 1 के इक्वल। अब देखिए बाबू ये इसको सारा उस साइड लेते जाइए, तो ये सारा उस साइड लेके जाएंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? आप देखिए लिख नहीं रहे बार बार, ये देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब वही हमको निकालना है, इसको x मान लिए, है ना। इसको उस साइड लेते चले गए, अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, और उसको तितरा का इस साइड लेते आ गए तो ये 1 हो गया, तो 3 में गया कितना बचा? 2। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर बीटा प्लस का sin स्क्वायर गामा कितना आ गया? वैल्यू 2 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का समेशन जो है 1 के इक्वल होता है। यहां से फॉर्मूला के जरिए हम निकाल दिए हम लोग sin स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर का बीटा प्लस का sin स्क्वायर गामा का वैल्यू, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आसान था। अब देखिए एक और दे दिया फोटो परपेंडिकुलर से क्वेश्चन, द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 3 अपॉन द लाइन 4x माइनस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए याद रखिएगा फोटो परपेंडिकुलर क्या कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको, जब भी किसी एक लाइन का इक्वेशन दे रहा बाबू और आपसे पॉइंट फाइंड आउट करने बोले, तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, सब केस में तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि आप ये लाइन यहां पूछा बाबू, ये लाइन दिया हुआ और ये पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम केस में ये होता है बाबू कि ये जितना भी पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट को पुट करके इसमें दे दीजिए, जो इस लाइन को सेटिस्फाई करा वही मेरा आंसर हो जाता है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। क्या बोले फिर से सुनिए, जब भी किसी लाइन का इक्वेशन दे रहे बाबू, है ना, जब भी किसी लाइन या व्हाटएवर किसी का भी इक्वेशन दे, लाइन इलिप्स हाइपरबोला किसी का भी इक्वेशन दे और कोई पॉइंट दे रखा बाबू और आपसे पूछे, क्या पूछे कि किस पॉइंट पे या व्हाटएवर पॉइंट निकाले बोले, तो कुछ नहीं करना बाबू, आपको इसी चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी पॉइंट पुट करके देख देना, जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर दे वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो हमको तामझाम नहीं करना बाबू, फुट और परपेंडिकुलर क्या होता है, कैसे निकालना, गोली मारिए इसको। अब हमको इस लाइन ये लाइन इक्वेशन को, मतलब ये पॉइंट जो है सो किस लाइन को, ये लाइन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा ये देखना है सिर्फ हमको। चलिए देखते हैं, 0 0 रखेंगे बाबू। देखिए बाबू यहाँ x और y इसको जो है ऐसे लिख देते हैं, 4x माइनस का 5y, 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 8, है ना। अब मतलब यहाँ x y का वैल्यू पुट करना और माइनस 8 लाना RHS में। देखिए 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पहले का तो गड़बड़ा गया। दूसरा का पुट करेंगे 1 1, तो यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो कहाँ से आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ा गया। C को पुट करते बाबू, यहाँ क्या लिखा हो, 4 इंटू में 41 बटा 78, है ना। 4 इंटू में 41 बटा 78 माइनस का 5 इंटू में 4 इंटू में 41 बटा 78, दूसरा अंक अब क्या है y में, तो 5 इंटू में 128 बटा 75। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4 और ये जगह 2 तिया का 6 और 2 9 18, है ना, 2 तिया का 6 2 9 18 39 से होगा। चलो और यहाँ 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 75, 1 और 25 25, ये हो गया। अब देखिए बाबू ये मेरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 82 बटा 39, है ना, 2 एकम 2 4 दूनी 8 और हो जाएगा माइनस का 128 बटा 15। अब देखिए आंसर मेरा नेगेटिव माना है, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा आइडिया लगा के नेगेटिव मान सकता है क्या, तो 39 को करेंगे तो अगर 40 मान लेते तो 2 आ जाएगा ना, और इसको करेंगे तो 15 8 120, हाँ नेगेटिव मान रहा है, आ सकता है यहाँ, है ना। अब यहाँ बात को समझिए बाबू,
अब बात को क्या समझना, अब इसको भागा देंगे बाबू, ये आपका 39/82/39 है। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते बाबू तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी का 18, 3 दूनी का 6, 7 78 होता है ना। मतलब अगर 2 बार में हम डिवाइड लगाएं बाबू, देखिए बाबू 2 बार में डिवाइड लगाएं तो 78 हुआ, तो बचा कितना बाबू 4, है ना। 4 तब पॉइंट डालेंगे तो क्या हुआ 1, बस इतना ही कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 15 8 120 हो गया, 15 7 105 होता है ना, 15 8 120 हो गया, 15 8 120 हो गया बाबू। अब 15 8 120 हो गया तो कितना बचा 8, तो 8 ये हो गया 0, तो डाल देंगे 80 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75। अब यहाँ एक चीज देख रहे बाबू, पॉइंट में आ रहा है। अब आप ही बताओ बाबू कि ये पॉइंट में भी आ रहा है, पॉइंट के बाद में डिजिट भी चेंज है ना, पॉइंट के बाद डिजिट भी चेंज है। मान लीजिए कि एक पॉइंट में लेते हैं तो 2 माइनस 2.1 और माइनस का 8.5 करेंगे तो कभी भी माइनस का 8 आएगा, कहां कभी से माइनस आएगा। 2 ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, तो ये तो माइनस का 6 पॉइंट समथिंग, अगर पॉइंट में भी लेके चलेंगे तो माइनस का 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सोच रहे यहाँ माइनस का 8 दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन में होगा क्या, और ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो गया। कैसे वो समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसको पुट करते हैं, आप जाइए देखिए बाबू, अब इतना तो गधा लड़का है नहीं आप लोग कि जब तीनों ऑप्शन में गलत हो गया तो ये ऑप्शन में सही होगा। 100 ने 200% चांस है कि ना। अभी इसमें चेक करने की क्या आवश्यकता है, तैयो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक करके देखिएगा, ये ऑप्शन में सही होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, है ना। 3 गलत है तो 100% डी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो जब भी आपको किसी एक लाइन का इक्वेशन दे रखे बाबू और पॉइंट निकालने बोले तो कुछ नहीं करना आपको, ये पॉइंट वाली लाइन या केस कौन सा सेटिस्फाई, मतलब कौन सा पॉइंट जो है सो इस लाइन को सेटिस्फाई करा, बस आपको यही देखना है, जो सेटिस्फाई करा हुआ ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0 3 माइनस का 3 0 एंड 3 0 आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द ऑर्थोसेंटर आर। हाँ, अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाते हैं ना बाबू। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। पहले का पॉइंट क्या है 0 3, तो 0 3 मेरा यहीं कहीं होगा, इसको देते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट से, है ना। 0 3 यहाँ होगा कहीं, ये हो गया आपका 0 3। दूसरा पॉइंट क्या है माइनस का 3 0, माइनस का 3 0 यहाँ होगा बाबू लोग, हो जाएगा माइनस का 3 0। और तीसरा पॉइंट क्या है 3 0, तो 3 0 आपका यहाँ होगा, ये हो गया आपका 3 और 0, है ना। अब इससे जो ट्रायंगल बन रहा है बाबू, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, से जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हमको क्या बोल रहा है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर होता क्या बाबू, तो ऑर्थो सेंटर होता है जिस मतलब ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर हम पॉइंट डालना चाहें तो ये हो गया आपका ए, है ना, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो जिस वर्टेक्स में 90 डिग्री एंगल बने बाबू उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। फिर से समझिए क्या होता है ऑर्थो सेंटर, तो मान लिए कि एक ट्रायंगल है बाबू, है ना, तो ये एंगल यहां बना रहा है 90 डिग्री, ये आपका वर्टेक्स ए है, तो ये ए पर जो है सो ऑर्थो सेंटर होगा। मतलब जिस वर्टेक्स में बाबू 90 डिग्री एंगल बने वही मेरा क्या कर लेता है ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि सब तीनों में से ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, है ना, वही पूछा हुआ है कि द वर्टेक्स दे रखा है ट्रायंगल का और हमसे क्या पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। अब इसका ऑर्थो सेंटर मतलब ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर होता कहां, जहां एंगल 90 डिग्री बनता है। अब जहां एंगल 90 डिग्री बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, पॉइंट, कोऑर्डिनेट, व्हाटएवर जो बोलो सो, है ना। अब चेक करते सबसे पहले वो, अब देखिए बाबू यहां ये माइनस का 3 0 है, तो ये आपका तो ओरिजिन रहता है ना, तो ये जब माइनस का 3 0 है तो ये डिस्टेंस में कितना जगह 3 और ये भी डिस्टेंस कितना जगह 3, ये भी डिस्टेंस कितना जगह 3, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, ओहो वो डिस्टेंस कैसे होगा, ये डिस्टेंस आपका 3 होगा, है ना, ये वाला 0 3 है। अब देखिए बाबू यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बनेगा क्या 90 डिग्री एकदम बनेगा। अब यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अब बात को समझिए बच्चों लोग, ये आपका ट्रायंगल बन गया, बढ़िया से समझिएगा, ये आपका ट्रायंगल बन गया, है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। जब ये 90 डिग्री बाबू, पहले यहाँ ओ ए ओरिजिन डाल देते हैं ना, ये आपका ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन है बाबू, तो ये 90 डिग्री है, तो 100 ने 200% चांस है कि ये आपका 90 डिग्री तो कतई नहीं होगा गुरुजी। ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री जो है सो कतई पॉसिबल नहीं है,
है ना। उसी तरह अगर ये 90 डिग्री है गुरुजी, तो ये भी एंगल जो है सो कतई 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, समझिएगा बाबू लोग, है ना। क्योंकि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री रहेगा तो 180 डिग्री तो दोनों एंगल में मिला खोगे, थर्ड वाला एंगल क्या होगा। हम लोग तो ये पढ़े कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। यहां तो दोनों एंगल का तो समेशन 180 डिग्री कर देगा तो थर्ड गलत है, ये ऐसा तो होगा नहीं। तीनों एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री, है ना। तो जब ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता, उसी तरह ये जब 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। अब बात को समझिए बाबू, ये एक ट्रायंगल बन गया ABC, जब ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो 100 में 200% चांस है कि ए जो है 90 डिग्री होगा, है कि नहीं बाबू। हमको क्या बोला है कि ABC एक ऑर्थो सेंटर बनेगा बाबू, 100% नहीं 200% चांस है कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी में बन रहा होगा। मतलब जो 90 डिग्री है वो ये ए पे बन रहा होगा या बी पे या सी पे, है ना। तो हम यहां एक चीज देखें बाबू कि ये एंगल जो 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में देखें बाबू OAB में ये 90 डिग्री बन गया सोचरा, तो ये तो 100% है कि 90 डिग्री बनेगा नहीं। उसी तरह ट्रायंगल OAC में देखें हम कि ये 90 डिग्री बन गया तो 100% है कि ये 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो जब ये B और 90 डिग्री नहीं हो सकता है, C 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो 100% है कि ऑप्शन ए जो है एंगल ए जो है 90 डिग्री हो सकता है ना। एंगल ए पर ये आपका 90 डिग्री बना सकता है ना। और हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट बता। तो ऑर्थो सेंटर क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, तो ऑर्थो सेंटर उसको बोलते हैं कि जिस वर्टेक्स में एंगल मेरा क्या बना 90 डिग्री, तो कहां बन रहा है ए पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 03 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कितना आसान था क्वेश्चन। सो देखिए बाबू बिना पेन पेपर उठाए आपका आंसर हो गया, बस आपको इसको समझना आता, सिर्फ एक क्या बोलते हैं फिगर बना के, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। ये आपका एक लाइन है, आप एक लाइन है, हाँ चलिए एक लाइन है। अब ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा 1 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, है ना। उसके बाद क्या बोला है, इफ P लाइज ऑन AB, P जो है सुलाई कर रहा है AB में, यहां मान लेते हैं P, है ना। P जो सुलाई कर रहा है AB में, सच दैट इस प्रकार की PB बाय AB जो है 3/7 है। तो PB 3 है बाबू, है ना। PB जो है मेरा 3 है, PB 3 और AB कितना 7 है, AB 7 है। तो जब AB 7 है बाबू, PB 3 है, तो 100% है, 200% है कि ये 4 होगा, है ना। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ XY, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ XY नहीं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P को हम लोग मान लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। तो हमको P का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझिए बाबू, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि A और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है। P एक पॉइंट है जो AB लाइन के किसी, मतलब ये AB जो लाइन बन रहा है उसे किसी एक पॉइंट में है ना। AB जो लाइन बन रहा है उसी पे लाई कर रहा है P एक पॉइंट। A और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है, AB से जो लाइन बन रहा है उसमें एक पॉइंट P जो है सुलाई कर रहा है इसी लाइन पे। आज जिसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो आराम से नहीं निकाल सकते इसमें बाबू, है ना। किससे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। देखिए बाबू x का हमको निकालना वैल्यू, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ तो इंटरनल कर रहा है बाबू, तो कैसे निकलता है इंटरनल, तो निकलता है mx2 प्लस का nx1 और डिवाइड बाय m प्लस n। इंटरनल में ये फॉर्मूला होता है बाबू, एकदम होता है ये फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए m का वैल्यू क्या दे रखा है, तो m का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू मेरा 2 है। तो देखिए 4 गुना 2, तो 4 दूने का 8 हो गया, प्लस का n क्या है 3 है, x1 क्या है 1 है, तो 3 × 1 तो 3 हो गया, और डिवाइड बाय क्या होता है m प्लस का n, तो 4 और 3 कितना 7, तो ये हो जाएगा 11/7, 11/7, है ना। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट का निकालना चाहें तो क्या निकलेगा my2 प्लस का ny1 और डिवाइड बाय m प्लस का n, है ना, m प्लस का n। यहां देखिए बाबू m के वैल्यू क्या दे रखा है 4, y2 का वैल्यू कितना है 3, तो 4 3 कितना हो गया 12, ये 12 हो गया। n कितना है 3 और y1 कितना है 2, तो 3 दूनी का क्या हो गया 6 और बटा क्या हो गया 7, तो 12 6 कितना हो गया 18/7।
तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल के आ गया है 11/7 और 18/7। 11/7 और 18/7 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इंटरनल फॉर्मूला से कोई दिक्कत इस क्वेश्चन बाबू, आसान क्वेश्चन था, है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 1 - 3 4 - 3 एंड -9k एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के। अरे बाबू, अब ये बाबू 3 वर्टेक्स दे रखा है ट्रायंगल का, उसका एरिया भी दे रखा है, तो हमको के का वैल्यू निकालने बोल रहा है। कैसे निकालते हैं एरिया हम लोग बाबू ट्रायंगल का 1/2 और फिर ये क्या लिखा हुआ 1 - 3 1, फिर क्या हो जाएगा 4 - 3 1 और फिर क्या हो जाएगा -9k और 1, है ना। ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है मेरा 15 स्क्वायर यूनिट्स। बस इसको सॉल्व करके हमको के का वैल्यू निकाल देना है। डिटरमिनेंट तो आप लोग को बढ़िया से आता है सॉल्व करना। ये क्वेश्चन जो SHW में करके आइएगा बाबू, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि ये आंसर होगा, है ना। तो आज उम्मीद करते हैं बाबू सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन अगर बन सकता तो बनाएंगे, है ना, या तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।